कोई ना कोई वैल्यू भी थी जो हम असाइन कर रहे थे। आज का हमारा सारा लेक्चर जो है वो सिलेक्टर्स के ऊपर होगा और अभी तक हमने जस्ट एलिमेंट सेलेक्टर को यूज किया। एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है? दिस वन, कि हम HTML के अंदर किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, CSS के अंदर लाते हैं और उसको हम स्टाइल करते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखिए H1 को हम कॉल कर रहे हैं कि भाई उसका कलर जो है वो क्या कर दिया जाए, पर्पल। ये जो H1 है, P है, एंकर है, जितने भी HTML के एलिमेंट्स हैं, HTML के एलिमेंट्स वो जब CSS के अंदर कॉल होते हैं उसे हम कहते हैं एलिमेंट एट्रीब्यूट्स, ठीक है, या हम उन्हें क्या देते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर। लेट्स सी, ये हमारा पहला सेलेक्टर है, इसे कहते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर और ये हमारे पास स्टैटिक का सिंबल होता है। इस बात का मकसद ये होता है, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक पेज है मैंने लास्ट टाइम बनाया था। अब क्लाइंट मुझे कहता है कि यार ये जो कलर्स हैं ना ये अच्छे नहीं लग रहे, ये दिस इज अ CSS ये भी नहीं अच्छा लग रहा, ये डिफरेंट कलर अच्छे नहीं लग रहे। तो आप ऐसा करो, पूरी वेबसाइट का जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक, जिस तरह का पहले था ब्लैक कर दो सबका टेक्स्ट कलर। अब ब्लैक करने के लिए अगर मैं वन बाय वन चूज करूंगा तो मैं H1 को अलग से कलर की प्रॉपर्टी ब्लैक दूंगा, H2 को अलग से कलर की प्रॉपर्टी ब्लैक दूंगा, पैराग्राफ को अलग से दूंगा, तो मुझे वन बाय वन ये काम करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर वहां इस्तेमाल होता है जहां पे आपने एक सिंगल प्रॉपर्टी पूरे वेब पेज के ऊपर अप्लाई करनी है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि हम कलर की प्रॉपर्टी जो है वो पूरे वेब पेज पे अप्लाई करना चाहते हैं कि जहां भी आपको टेक्स्ट नजर आता है ना उसको ब्लैक कर। तो उसके लिए हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज होता है जो कि सिलेक्ट्स एवरीथिंग, दिस विल सिलेक्ट एवरीथिंग। लेट्स सी हाउ। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये सारे सिलेक्टर्स मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, आप लोग इसकी पिक्स बना लें इस कोड की ताकि आपको आइडिया रहे कि हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया। ओके, अब मैं यहाँ पे सिंबल लगाता हूँ स्टैरी की। स्टैरी का मतलब इसने सब कुछ सिलेक्ट करना है और इसको मैं प्रॉपर्टी दे देता हूँ कलर ब्लैक। मैंने कलर ब्लैक दे दी। इट मींस कि पूरे वेब पेज के अंदर जहां भी उसको टेक्स्ट नजर आएगा वो उसका कलर क्या कर देगा, ब्लैक। लेट्स चेक। जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो सबका कलर क्या हो गया, ब्लैक। आप ये भी कह सकते हैं बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही होना है। चलो हम कलर चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ भी आके कलर कर लेते हैं समथिंग एल्स लाइक मैजेंटा कलर। तो आप देखें अगर एंकर टैग भी लगा हुआ है यहाँ पे तो उसका कलर भी उसने क्या कर दिया है, मैजेंटा। और इसी तरह H1 का, H2 का, सबका कलर ही मैजेंटा। तो ये यूनिवर्सली सिलेक्ट किया जाता है कि सब चीज़ों को एक साथ कर लो। अब मैं अगर इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, इट मींस के पूरे वेब पेज का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देगा। सो लेट्स सी, चेक। हर चीज़ का कलर जो है बैकग्राउंड कलर वो हमारे पास चेंज हो चुका है। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर इसलिए यूज किया जाता है। फिर हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ सेलेक्टर आती है जिसे कहते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। ये हमने पहले भी बहुत दफा पढ़ा है। अभी जो मैंने कोड डिलीट किया है वो सारा हमने एलिमेंट सेलेक्टर से ही किया था। उसमें क्या हो रहा था कि हम कोई भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते थे पर्टिकुलरली और उसके ऊपर हम कलर या कोई और प्रॉपर्टी जो है उसको अप्लाई कर देते थे। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि ये एग्जीक्यूट ना हो। यहाँ पे मैं H2 को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये जो H2 का है ये HTML के अंदर इज एन एलिमेंट। इसको जो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो ये एलिमेंट सेलेक्टर बन जाएगा। मैं कहता हूँ H2 जो है ना जस्ट उसका आप कलर कर दें एक्वामेरिन। तो लेट मी रिफ्रेश दिस। तो आप देखेंगे जो हमारी H2 हेडिंग है उसका कलर एक्वामेरिन कर दिया। तो आप इस तरह HTML के एलिमेंट्स को टारगेट करके कलर अप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मैंने H2 को टारगेट किया है तो पूरी वेबसाइट के अंदर जितने भी H2 होंगे ना वो सब टारगेट हो जाएंगे, सबका कलर जो है वो एक्वामेरिन हो जाएगा। और अगर मैंने पैराग्राफ को टारगेट किया तो जितने भी पूरी वेबसाइट के अंदर पैराग्राफ होंगे, एलिमेंट सेलेक्टर का नुकसान ये होता है कि वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगे और ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ये सब के ऊपर ही अप्लाई हो जाएगी। इस वजह से हम एलिमेंट सेलेक्टर रिकमेंड नहीं करते। जो मैंने पहले बताया यूनिवर्सल सिलेक्टर वो भी बहुत रेयर होता है कि आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी पूरे वेब पेज पे अप्लाई करनी पड़ जाए, तो वो भी हम बहुत रेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दिस इज पॉसिबल। Here is the third type of selector which is selector list.
तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये आ जाती है कि भाई H1 के ऊपर आपने जो स्टाइल अप्लाई किया वो सेम H2 पे भी कर दो, वो P पे भी कर दो, वो इस पे कर, यानी कि सेम स्टाइल है, क्लाइंट ये कह रहा है कि वो डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई कर दो। लेट्स सी, अभी हमने फिलहाल यहाँ पे H2 पे कलर अप्लाई किया, क्लाइंट फ्रंट एंड चेक करता वाओ मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा है, लिहाजा आप इस तरह करो H1 के ऊपर भी अप्लाई कर दो और ये जो एंकर टैग है इसके ऊपर भी अप्लाई कर दो। तो एक तरीका का तो हमारे पास ये था कि मैं यहाँ पे आता, मैं H1 को टारगेट करता और यहाँ पे भी कलर क्या कर देता एक्वा मैरीन। इसी तरह मैं यहाँ पे एंकर टैग को टारगेट करता, यहाँ पे मैं कलर कर देता एक्वा मैरीन। अब अगर मैं इस तरह बार बार कोड लिख रहा हूँगा तो लास्ट टाइम हमने एक रूल पढ़ा था, कौन सा था? डोंट रिपीट योरसेल्फ, कि बार बार आपने कोड को रिपीट नहीं करना जो सिमिलर कोड है। तो अब ये हम रूल जो है यहाँ पे ब्रीच कर रहे हैं कि हम बार बार अपना कोड रिपीट कर रहे हैं। ये जो बार बार कोड रिपीट हो रहा है इसको मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास लिस्ट सिलेक्टर आया, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं थर्ड टाइप ऑफ सिलेक्टर। लिस्ट सिलेक्टर में ये होता है कि आप इनको अलग अलग लिखने की बजाय यहाँ भी आते हैं, एक कॉमा लगाते हैं और इसके आगे H1 लिख देते हैं, कॉमा लगाते हैं इसके आगे A लिख देते हैं, कॉमा लगाते हैं इसके आगे B लिख देते हैं। तो यानी कि आप एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे होते हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला कौन है? कलीमुल्लाह कौन है? दोनों आ जाते हैं। तो हम इसके अंदर एक पूरी लिस्ट सेलेक्ट कर रहे होते हैं HTML एलिमेंट्स की। लेट्स सी कि हमारे पास ये जो कलर है तीनों के ऊपर अप्लाई होता है, तो इट्स गोइंग टू वर्क, क्योंकि ये एक लिस्ट सेलेक्टर है। लेकिन लिस्ट सेलेक्टर भी अब क्यों नहीं काम आएगा हमारे, वही बात कि अगर मैंने लिस्ट सेलेक्टर से H1 हेडिंग को टारगेट किया है या A को टारगेट किया है तो जितने भी एंकर टैग मेरे पूरे वेब पेज के अंदर होंगे उन सब का कलर एक्वा मैरीन के अंदर चेंज हो जाएगा। दिस इज आवर थर्ड टाइप ऑफ सेलेक्टर। जैसे यहाँ पे स्लाइड में आप देख रहे हैं कि H1 और H2 को लिया गया और उसका कलर क्या कर दिया गया। Here is the most important one selector class and ID select, और सबसे ज्यादा यही दो यूज होते हैं, बाकी मैं जितने भी पढ़ा रहा हूँ ना वो आप पढ़ें ना पढ़ें डज नॉट मैटर, वो मैटर ही नहीं करते। लेकिन मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि कल को आपने डेवलपर्स के साथ काम करना है तो हो सकता है किसी डेवलपर ने ऐसा कोड लिखा हो तो आपको कोड पढ़ के पता चल जाए कि ये कोड क्या कर रहा है। ऑल गुड? और ये सिलेक्टर्स को आप अच्छी तरह पढ़ लें जो मैं पढ़ा रहा हूँ। पूरे 12 बजे आपकी एक असाइनमेंट होगी, यहाँ पे मैं एक कोड शो करवाऊंगा, यानी कि कोड इस तरह शो करवाऊंगा, कमेंट के अंदर लिखा होगा कि यूज अ क्लास सिलेक्टर एंड मेक H1 कलर ब्लू। अब आपको क्या कहा जा रहा है कि H1 और H2 का कलर ब्लू कर दें क्लास सिलेक्टर का यूज करके, तो आपने उसके नीचे यहाँ पे आपकी कोड लिख के दिखाना होगा कि वो कैसे होता है। बात समझ आई है मेरी? तो आप इसको ध्यान से पढ़ें इस टॉपिक को। क्लास और आईडी सिलेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट वन, मैं अब यहाँ पे आता हूँ। जो प्रॉब्लम मैं काफी देर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैं H1 को टारगेट कर रहा हूँ तो सारे H1 चेंज हो रहे हैं, मैं एंकर टैग को ले रहा हूँ तो सारे ही एंकर टैग चेंज हो रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास आईडी और क्लास है। आईडी और क्लास हमें ये पावर देता है कि हम किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को टारगेट कर लें, लाइक 3 पैराग्राफ में एक वेब पेज के अंदर, हम सेकंड वाले को टारगेट करना चाहते हैं, हम थर्ड वाले को टारगेट करना चाहते हैं, तो इस तरह करने से आईडी क्लास का यूज करने से हम थर्ड और सेकंड को भी टारगेट कर सकेंगे इंडिविजुअली जो भी स्टाइल अप्लाई करना है। तो अगर मैं अपने कोड पे वापस आता हूँ, आप यहाँ पे देखें HTML के अंदर एक मेरे पास ये पैराग्राफ है, एक ये पैराग्राफ है और एक ये, और अगर मैं P को टारगेट करके कोई भी स्टाइल अप्लाई करता हूँ तो वो तीनों पे अप्लाई हो रहा है। अब हमने उस चीज को सॉल्व करना है। तो क्लाइंट मुझे ये कहता है कलर चेंज करना है या कोई भी और प्रॉपर्टी मैंने इसके ऊपर अप्लाई करनी है, तो इसके लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पे आईडी सिलेक्टर लगा, आईडी के अंदर हम कोई भी नाम दे सकते हैं, लाइक मैं इसको कह देता हूँ पैरा, कुछ भी कह लें आप। अब ये जो P है इसको मैंने एक अपनी आइडेंटिटी प्रोवाइड कर दी, यानी कि एक आईडी प्रोवाइड कर दी कि भाई आज के बाद तुम्हें P के साथ मैं टारगेट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें आईडी के साथ टारगेट करूंगा, जो कि यहाँ पे क्या लिखी हुई है पैरा। ये याद रखिए आईडी इज अ यूनिक, जिस तरह आपका CNIC जो है ये आईडी कार्ड है, आपका आइडेंटिटी कार्ड है, तो ये यूनिक होता है, ये किसी का डुप्लीकेट नहीं हो सकता। सेम गोज फॉर दिस,
अगर मैंने आईडी पैरा यहाँ पे लिख दिया है तो मैं अपने पूरी वेबसाइट के अंदर आईडी पैरा कहीं और नहीं लगा सकता। पैरा 2 हो सकता है, पैराग्राफ पूरा हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है, लेकिन ये वाले जो 4 करैक्टर्स हैं ये दोबारा मैं यूज़ नहीं कर सकता। यानी कि मैं आईडी पैरा इसे भी कह दूँ, यहाँ पे आऊँगा तो आईडी पैरा इसे भी कह दूँ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब आते हैं वापिस इसको, चूंकि मैंने अलग से एक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर दी है, सो मैं अब सीएसएस में आता हूँ। पैरा इसको टारगेट करने के लिए हम शार्प का सिंबल यूज करते हैं। आईडी को टारगेट करने के लिए हम शार्प का सिंबल यूज करते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ भी लगाता, मैं कहता हूँ कलर ले लें आप इसका ब्राउन, और आप फ़ॉन्ट साइज भी अप्लाई कर लेते हैं। हम फ़ॉन्ट साइज आप कर लें 12 पिक्सल। सो चेक दैट इसका फ़ॉन्ट साइज मज़ीद कम हो गया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज मेरा ख्याल है हमारे पास 16 आ रहा है, तो इसका फ़ॉन्ट साइज जो है वो फर्दर डिक्रीज हो चुका है। तो ये देखें मैंने सेकंड पैराग्राफ को स्पेसिफिकली टारगेट किया बाय यूजिंग द आईडी। तो आईडी इस मकसद के लिए यूज होता है कि आप अलग से टारगेट कर लें। अब बात करते हैं क्लास कहाँ पे यूज होगा। क्लाइंट मुझे कहता है वाओ यार ये बहुत अच्छा लगा मुझे। अब आप ऐसा करो, जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ना उसके ऊपर भी ये सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दो, उसके ऊपर भी ये सेम सीएसएस अप्लाई कर दो। अब अगर तो मैं पहले पैराग्राफ पे आता हूँ, ओपनिंग टैग के अंदर यहाँ पे आके भी आईडी पैरा लगा दूंगा तो ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आईडी इज अ यूनिक थिंग। तो मैं आईडी को एक ही दफा यूज कर सकता हूँ। इट मींस कि आईडी के अंदर वो वाली सीएसएस प्रॉपर्टीज लिखते हैं जो हमने एक ही जगह पे यूज करनी है, दोबारा उसे हम यूज नहीं कर सकते, किसी और को असाइन नहीं कर सकते। अगर आपको दोबारा कोई प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत पड़ती है, जैसे भी मुझे जरूरत पड़ गई है कि नीचे वाले पैराग्राफ पे जो सीएसएस अप्लाई हुई थी वही सेम क्लाइंट कह रहा है कि ऊपर वाले पैराग्राफ पे भी अप्लाई कर दीजिए, तो इस केस के अंदर हम क्लास का यूज करते हैं। तो क्लास मल्टीपल जगह पे यूज हो सकती है। सो मैं ये जो आईडी है इसको चेंज कर दूंगा क्लास के अंदर। अब क्लास ये क्या बन गई, पैरा। इसी तरह यहाँ पे ये जो आईडी है इसको भी मैं चेंज कर दूंगा क्लास के अंदर। तो क्लास पैरा आप वहां अप्लाई कर सकते हैं जहां जहां आपको वो सेम स्टाइल अप्लाई करना है। इट मींस कि मेरे नजदीक अगर आपको सिर्फ क्लास ही आता हो ना तब भी आप सारा सीएसएस से काम कर सकते हैं। यानी कि आईडी भी नहीं आता हो तभी कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि आईडी वाला काम क्लास से भी तो हो ही सकता है। अगर आपने सिंगल एलिमेंट को ही टारगेट करना तो आप अकेली क्लास एक जगह पे लगा दे, दूसरी जगह पे ना लगाएं जाके, तो इससे भी काम होता है। और क्लास इतनी पावरफुल है कि पूरी आपकी बूस्ट है, पूरी आपकी टेलमेंट वो जस्ट क्लासेस के ऊपर डिपेंड करती है। टेलमेंट और बूस्टर क्या चीज़ है कि उन्होंने आपको सीएसएस का कोड एक जगह पे लिख के रख दिया और उसकी एक आपको क्लास प्रोवाइड कर दी है कि भाई अगर आपने नैपर बनाना है ना तो जीरो से नैपर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बटन बनाना है तो जीरो से बटन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप बूस्टैप से वो एक क्लास उठाओ जो कि बीटीएन होती है, बीटीएन। आप जस्ट यहाँ पे आके लगाओ क्लास बीटीएन, आपका बटन बन जाए। अब देखो ना आपने HTML के अंदर आके बटन का टैग लगाया, ना आपने बैकग्राउंड कलर लगाया, ना आपने कलर, वो सारी प्रॉपर्टीज बैकग्राउंड पे लिखी पड़ी हुई है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो क्लास बहुत पावरफुल होती है। अब ये मैंने क्लास यहाँ पे तो लगा दी, बट इसको टारगेट करने के लिए हम शार्प की बजाय पीरियड का सिंबल यूज करते हैं, जिसे डॉट का सिंबल यूज कहा जाता है। तो क्लास को प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के लिए हम डॉट नोटेशन का यूज करते हैं, जिसे पीरियड नोटेशन भी कह दिया जाता है। सो अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, अपने में पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे वो सेम प्रॉपर्टी जो है वो दोनों जगह पे अप्लाई हो। आईडी और क्लास में फर्क समझ आ गया? अब क्लास आप जितनी मर्जी जगह पे यूज कर लें, यहाँ पे क्लास यूज कर लें, इसके ऊपर क्लास यूज कर लें, क्योंकि क्लासेस जो है वो मल्टीपल जगह पे यूज होने के लिए ही बनाई। ऑल गुड? यस। नेक्स्ट ये हमारे पास क्लास सिलेक्टर था, ये डॉट के साथ आता है, जिसे देखिए कंप्लीट क्लास है। अब आप जहाँ पे भी HTML के अंदर जाके क्लास कंप्लीट लगाएंगे उसका कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन। ऐसे यहाँ पे ये आईडी सिलेक्टर है, आईडी सिलेक्टर में अब आप जिस एक एलिमेंट के ऊपर जस्ट इन अ सिंगल एलिमेंट आप उसके ऊपर लोगो जाके लगाएंगे तो उसका कलर ऑरेंज हो जाएगा और उसकी हाइट कितनी हो जाएगी
200 हाइपरबोलिक की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। इमेज की हाइट विड्थ सेट करने के लिए भी यही यूज किया। सो हियर इज द नेक्स्ट एलिमेंट सेलेक्टर। कितने पढ़ लिए हमने अभी तक? 5। यस कैसे 5 में गिनो? काउंट करवाएं जरा। यूनिवर्सल सेलेक्टर, की सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर। 5 आईडी का देखिए, आईडी हम देते हैं जब हमें कोई ऐसी प्रॉपर्टीज है जस्ट एक ही जगह पे यूज होनी है, वहां पे हम उसको आईडी देते हैं कि ये जो मैंने सीएसएस लिखी है ये फॉर एग्जांपल साइन अप पेज भी जस्ट यूज हो सकती है और कहीं भी नहीं यूज हो सकती, तो मैं उसको आईडी के अंदर लिखता हूं। दिस इज द 6th वन, डिसेंडेंट सेलेक्टर्स। डिसेंडेंट सेलेक्टर यूज होते हैं फॉर द नेस्टेड टैग्स, जहां पे आपने एक टैग के अंदर दूसरा टैग जब हम रखते हैं तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड टैग। तो ये नेस्टेड टैग्स के लिए यूज किए जाते हैं। लेट्स सी कैसे। अब अगर आप HTML का कोड देखें यहाँ पे आके, तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कोई चीज एक दूसरे के अंदर नेस्ट नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ, स्ट्रॉन्ग अप्लाई कर। यहाँ पे एक नेस्टेड टैग बनाता हूँ, लाइक मैं इसको क्या देता हूँ फिलहाल एंकर टैग, और इसको मैं कहीं पे भी लेके जा रहा, शार्प का साइन लगा दीजिए। जिस लिंक को आपने कहीं पे भी लेके नहीं जाना होता या वहीं रखना होता, उसके लिए आप शार्प का सिंबल लगा दें। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डमी लिंक। अब आप देखें जो हमारा पहला पैराग्राफ है उसके अंदर डमी लिंक ऑलरेडी अप्लाई हुआ हुआ है, ये आप देख लें, और इसको बाय डिफॉल्ट कोई कलर नहीं मिल रहा है। तो ये जो बाय डिफॉल्ट कलर आ रहा है, मैं इस कलर को पहले रिमूव करता हूँ, यहाँ से मैं एक को रिमूव कर देता हूँ। सो यू विल सी कि अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आ गई। अब आते हैं यहाँ पर डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट सेलेक्टर यूज होता है चाइल्ड एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। तो इस केस के अंदर पेरेंट क्या है हमारा p। आप यहाँ पे आएंगे, क्लास लगाएंगे और उस क्लास को जाके टारगेट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हम अभी डिसेंडेंट सेलेक्टर भी पढ़ लेते हैं, आप यूज से ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका सारा काम क्लास सेलेक्टर से हो जाता है। और क्लास सेलेक्टर इतनी पावरफुल है, मैं अगेन से रिपीट कर दूं कि आपकी पूरी बूटस्ट्रैप पूरी टेलविंड जो है वो क्लास सेलेक्टर के ऊपर बेस करती है। तो वो क्लासेस बना के रखी हैं, आपने इनको पिक करना होता है, लगाना। सो अब मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसे कहता हूँ कि भाई p एक एलिमेंट है। अब जब मैं अकेला p लिखूंगा ना, तो वो तीनों चारों पीस को समझेगा कि कौन सा p है। फिर मैं आगे से लिखता हूँ a, कि भाई p के अंदर एक a का टैग है, एंकर टैग है, उसका फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो या उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन कर दो। आप बताएं कि टेक्स्ट डेकोरेशन में क्यों यूज करते हैं? क्या ये जो मैंने प्रॉपर्टी लगाई है क्या करेगी, क्या डेकोरेट करेगी? कलर चेंज करेगी। गुड। आप बताएं सेंटर वन क्या करेगी टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी? ये जो मैंने लगा रही आप बताएं यार। नॉर्मल करेगी, पहले टेक्स्ट क्या है, अब नॉर्मल है, बात नहीं। आप बताएं सेंटर वन। टेक्स्ट कलर चेंज करेगी। टेक्स्ट कलर चेंज करेगी, लेकिन एक लाइन के अंदर ये कौन सा मैरून कलर बैठ गया है, क्या बात है। आप बताएं यार। सर मैं जी सर एंकर टैग के नीचे जो अंडरलाइन है उसको रिमूव करेगी। यस, अंडरलाइन जो टेक्स्ट डेकोरेशन आई है उसको रिमूव करेगी। इट मींस कि आप सबने लास्ट लेक्चर रिपीट नहीं किया, पढ़ाते हो आप कहते हो और पढ़ा दें और पढ़ा दें, सुनने की दफ़ा ऐसा नहीं चलेगा। ये मैं बता रहा हूँ, ये भी कुछ दिन है जब तक आपका ऑफिशियल ग्रुप नहीं बनता या आपकी अटेंडेंस बायोमेट्रिक नहीं होती। जिस दिन से बायोमेट्रिक होगी उस दिन से आई विल बी अ डिफरेंट टीचर। अभी हम कर रहे हैं। वापिस आता हूँ, अभी देखिए मैंने रिफ्रेश नहीं किया तो आपको इसके नीचे एक अंडरलाइन नजर आ रही है। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो इसके नीचे से अंडरलाइन रिमूव हो जाएगी। अब अगर मैं अकेला ए टैग टारगेट करता हूं तो ये जो एंकर टैग है इसके नीचे से भी अंडरलाइन रिमूव हो जानी थी।
मैंने क्या टारगेट किया कि भाई पैराग्राफ है उसके अंदर एंकर टैग लगा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल इसी पैराग्राफ के अंदर भी एंकर टैग होता तो क्या ये प्रॉपर्टी इस पे भी अप्लाई हो जाती? यस उसको भी क्लास क्योंकि दोनों जगह कंडीशन फुलफिल हो रही है कि पहले पैराग्राफ के अंदर भी चाइल्ड ए है, दूसरे पैराग्राफ के अंदर भी चाइल्ड बी है, तो दोनों जगह चीज फुलफिल हो रही है, तो ऐसे भी अप्लाई हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द डिसेंडेंट सेलेक्टर। अगर मैं ये लगा देता हूँ तो इससे मैं पूछूंगा उसने बताना है ये कौन सा सिलेक्टर बनेगा। ई के फौरन बाद ये आ रहा होगा तो ये वर्क करेगा, और ये इस तरह ये नहीं करेगा आगे बढ़ने की है इंडिविजुअल चीज है, ये पी एक इंडिविजुअल है, ए एक इंडिविजुअल चीज है, ये जहां भी आएगा वर्क करेगा, इट डज नॉट आएगा जहां भी आएगा ये वर्क करेगा। ओके, नेक्स्ट सेलेक्टर इज द एडजेसेंट सेलेक्टर। ये जरूरी नहीं आपको आना चाहिए, लेकिन पढ़ाना मकसद है कि आपके पास अगर कोड आता है किसी डेवलपर का तो आपको पढ़ने में आसान पड़े। तो ये सिलेक्टर क्या करता है, देखिए मैं यहाँ पे आके यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर लिस्ट ली, उसके अंदर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट दे रहा हूँ लाइन एनी अदर कलर, चोको ब्राउन कलर, सीधा हम एक क्लास में ले लेते हैं स्किन। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एडजेसेंट सिलेक्टर, वो क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं आगे से कहता हूँ कि भाई OL को लो और उसके अंदर पड़े हुए हैं LI, उसके अंदर क्या है LI, ऑब्वियसली नेस्टेड है ना, उनका कलर कर दो लाइट एक्वा। लेट्स सी इन तीनों का कलर क्या हो गया हमारे पास एक्वा हो गया। अब क्लाइंट ये कहता है नहीं, सिर्फ पहले वाले का कलर जो है एक्वा होना चाहिए, बाकी सबका कलर वैसे ही रहना चाहिए। या वो ये कहता है कि पहले वाले पे ब्लैक लिखा हुआ है तो जो फर्स्ट वन है ना उसका कलर भी ब्लैक ही होना चाहिए। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो एक तरीका तो ये है कि आप वहाँ पे जाकर क्लास लगाओ और उस क्लास को टारगेट करो, बेहतर तरीका ये है। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है, तो इस केस के अंदर हम यूज करेंगे अपना एडजेसेंट सेलेक्टर, जिसका मकसद होता है कि भाई जिसका यहाँ वो कह रहा है H1 के फौरन बाद जो P आ रहा है, अच्छा इसमें ना थोड़ा सा फर्क है। ओके, ये जो मैं अभी आपको डेफिनेशन बताई है ना, वो मैंने बताई है डायरेक्ट चाइल्ड। डायरेक्ट चाइल्ड क्या है कि OL के अंदर वो लिखा हुआ है, ये OL है, ये उसका डायरेक्ट चाइल्ड है ना, ये भी उसका डायरेक्ट चाइल्ड है, ऐसे ही है। लिहाजा मैं टारगेट करने के लिए ग्रेटर देन का सिंबल यूज करूंगा, जिसे एंगुलर ब्रैकेट भी कहते हैं। सो मैं यहाँ भी आता हूँ, मैं आपको कहता हूँ भाई OL ग्रेटर देन LI, लेट्स चेक दैट कि हमारा क्या फर्क है। इसका कलर मैं ब्लैक कर दूंगा तो ये सारे ही ब्लैक हो जाएंगे मेरे पास। तो ये वही काम कर रहा है कि आप इसको सिंगली टारगेट कर लें, लेकिन असल में इसका मकसद ये था, जिस तरह आपने ये लिया है ना एंकर टैग, यानी कि ये पैराग्राफ के अंदर आ रहा है, तो इसी तरह ही ये LI के सॉरी OL के अंदर आ रही है, क्योंकि उसके चाइल्ड है, चाइल्ड को सिलेक्ट करने के लिए आप समझे यूज किया जाता है। प्लस जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले डेफिनेशन बताई है, ये वाली एडजेसेंट, ये काम करता है कि जो H1 टैग के नीचे आता है, यानी कि उसका वो चाइल्ड नहीं है, दोनों एक ही हायरार्की के ऊपर है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप देखिए ये H1 है, इसके फौरन बाद एंकर टैग आ रहा है, ऐसे ही है। इसी तरह ये पैराग्राफ है, इसके फौरन बाद ये पैराग्राफ आ रहा है, ऐसे ही हो रहा है। मैं इन दोनों पैराग्राफ से जरा ये क्लास हटा लेता हूँ।
अब मैंने अगर सेकंड पैराग्राफ को टारगेट करना हो जो कि पी के फौरन बाद आ रहा है, ऐसे ही है ना, सेकंड आ रहा है ये, तो मैं यहाँ पे आऊंगा CSS के अंदर, मैं ऐसे कहूंगा पी, इससे ये पहला पैराग्राफ टारगेट कर लेगा, प्लस पी कि भाई पहले पैराग्राफ के बाद जो दूसरा पैराग्राफ उसको आपने लेना है, उसका मैं कलर कर देता हूँ सेकंड पैराग्राफ का उसने कलर क्या कर दिया। अब अगर मैंने फर्स्ट पैराग्राफ को टारगेट करना इसी फार्मूले का यूज करते हुए, तो मैं क्या कहूंगा H1 plus P ए के फौरन बाद जो पी आ रहा है, एंकर टैग भी लगा हुआ है यार, H1 तो ज्यादा ही ऊपर है ना, यानी कि मैं कहूंगा ए के फौरन बाद जो पी आ रहा है, सो मैं यहाँ पे पी को किस में चेंज कर दूंगा A में, कि भाई एंकर टैग के फौरन बाद जो पी आ रहा है उसका कलर आप क्या कर दो, इसमें उसका कलर क्या कर दिया ब्लू। तो ये सारे टैग जरूरी हैं, बट आप ये सारा काम क्लास से ही काम कर सकते हैं, क्लास लेक्टर से काम कर सकते हैं ना, तो आपने क्लास लेक्टर ही यूज करना, बट पता होना चाहिए था आपको। सो एडजेसेंट सेलेक्टर हो गया, डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर हो गया। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। ये जो एट्रीब्यूट सेलेक्टर है ना, ये क्लास सेलेक्टर से काम नहीं होता, ये भी याद रखना, ये ऐसे ही होता है जैसे लिखा हुआ जी। डायरेक्ट चाइल्ड ये होता है div के अंदर जितने भी li लगे होंगे या ol के अंदर जितने भी li लगे होंगे वो सारे, तो ये जो ol के अंदर जितने भी li हैं ये वैसे भी तो टारगेट हो ही सकते हैं, अकेले li को टारगेट कर लो, यानी कि एज अ एलिमेंट सेलेक्टर ले लो, अकेले li को टारगेट करो, उसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करो, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप अकेले li को लेते हो तभी ये काम करेगा, और अगर आप इस फार्मूले को लेते हो कि भाई ol है उसके अंदर हमारे पास li है, ये दोनों सिमिलर बनता है, यानी कि इस केस में भी सारे li सिलेक्ट हो रहे हैं, इस केस में भी सारे li सिलेक्ट हो, अंडरस्टैंड। लेकिन इस केस में एक डिफरेंस आ जाएगा, इस केस में li वो सिलेक्ट होंगे जो ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर है, li वो सिलेक्ट नहीं होंगे जो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, वो सिलेक्ट नहीं होंगे, ये फर्क है जी। वो तो आईडी से कैसे करते हैं, वही कह रहा हूं, आईडी से कर लो, क्लास से कर लो, आईडी से भी ना करो, सारा काम ही क्लास से कर होता है, ठीक है। सो ये वाला जो काम है ना, ये आईडी क्लास किसी से नहीं होता, ये इसी से ही होता है जैसे ये हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। एट्रीब्यूट सेलेक्टर, हमने फॉर्म का टैग पढ़ा था, मैं अगेन से यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म बना लेता हूँ, H1 के नीचे बना लूंगा। फॉर्म के अंदर हम ले रहे थे फॉर्म के अंदर हम ले रहे थे इनपुट का टैग, और पहला मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लेता हूँ, और इसके अंदर प्लेस होल्डर लगा देता हूँ लाइक फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद मैं एक तो br ले लेता हूँ, यहाँ पे अगेन से एक इनपुट ले लेता हूँ, और इसके अंदर टाइप लगा देता हूँ पासवर्ड, और इसके अंदर प्लेस होल्डर लगा देता हूँ पासवर्ड। सो लेट्स चेक दैट, ये हमें ऐसे नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये जो इसके अंदर टाइप टेक्स्ट लगी है, ये क्या है हमारे पास, एट्रीब्यूट। प्लेस होल्डर जो इसके अंदर लगा है, ये क्या है हमारे पास, एट्रीब्यूट। पासवर्ड जो यहाँ पे लगा है टाइप, ये क्या है, एट्रीब्यूट। तो अब हम अपने एलिमेंट को एट्रीब्यूट की बेस के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, एलिमेंट सिलेक्ट करता ना कि इनपुट की बेस पे सिलेक्ट कर लेते हैं, इनपुट है उससे तो सारे इनपुट ले लेगा। अब हम इनपुट को डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते, आईडी क्लास भी लगाएंगे, तो वो जो आईडी क्लास है वो इनपुट के ऊपर आएगी ना, नॉट उनके एट्रीब्यूट पे, एट्रीब्यूट पे तो नहीं आएगी। लिहाजा मैं एट्रीब्यूट को टारगेट करके ये कह रहा हूँ कि उस एट्रीब्यूट को चेंज करो। जैसे देखना, अभी मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप करता हूँ, ये ब्लैक कलर में आ रहा है जब मैं टाइप कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको कहता हूँ, ये ध्यान से समझिएगा भाई, इनपुट को लो। अब इनपुट को लेने के बाद बस सारे इनपुट ले लिए उसने जितने भी, बट मैं अब स्पेसिफाई करने लगा हूँ कि सारे नहीं लेने, स्क्वायर ब्रैकेट लगा, आपने इनपुट वो लेना है जिसकी टाइप क्या हो, जिसकी हमारे पास
टाइप आ रही हो पासवर्ड, टाइप क्या आ रही हो Password. तो मैंने स्पेसिफिक कर दिया कि भाई इनपुट टेक्स्ट को भी लीव कर दो, टाइप टेक्स्ट जिसको टाइप बटन हो, टाइप रेडियो हो, टाइप चेक बॉक्स हो, कुछ भी हो तो इग्नोर कर दो। इसमें से सिर्फ ले लो टाइप पासवर्ड और लेके क्या करो जी, अच्छा इसको लेके आप ऐसा करो, इसका कलर चेंज कर दो रेड के। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देखिएगा, अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? अब मैं इसी तरह इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसका एक्वा कर दूँ, रिफ्रेश कर दूँ, पासवर्ड हमारा ऐसा नजर आया। अब मैं जब यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, इसी तरह अब ये जो नीचे पासवर्ड लिखा हुआ है, ये किस में लिखा हुआ है? प्लेस होल्डर के अंदर, ठीक है। मैं इसे कहता हूँ कि भाई सिलेक्ट करो टाइप पासवर्ड, ये हुआ था ना, अब मैं ये नीचे आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ इनपुट को लो, उसके अंदर प्लेस होल्डर का एक हमारे पास एट्रीब्यूट यूज होता है, ऐसे ही है? यस सर। इस एट्रीब्यूट के अंदर अगर वैल्यू हो, क्या वैल्यू लगाई है हमने उसके अंदर? पासवर्ड पी कैपिटल के साथ, अगर उसकी वैल्यू हो पासवर्ड, इसका मतलब प्लेस होल्डर तो दो जगह पे लगाना हमारे पास, फर्स्ट नेम भी हो पासवर्ड भी, तो इट मींस कि वो फर्स्ट नेम वाला इग्नोर कर देगा, इनपुट तो सेम है ना, फर्स्ट नेम वाला इग्नोर करके वो पासवर्ड पे आएगा। और इसका आप इस तरह करो, कलर चेंज कर दो टूवर्ड्स कॉर्नफ्लावर, लेट मी चेक, इसका कलर हम करते हैं कुछ और, अप्लाई हुआ कलर या नहीं? मैं इसको जरा, इसको नहीं, ये एक्वा कलर को मैं रिमूव करता हूँ, ये रेड तक तो आ रहा है, व्हाई इज नॉट चेंजिंग द बैकग्राउंड? हो सकता है ये बिल्डिंग प्रॉपर्टी को चेंज ही ना करता प्लेस, तो हम किसी और प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम देखते हैं टाइप पासवर्ड है, मेनली हमारे पास होता है टाइप की बेस के ऊपर, लेकिन आप आईडी भी लगा सकते हैं, नेम भी, बट ये प्लेस होल्डर की बेस पे चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि आई होप सो कि चेंज करना चाहिए इसको, आप इसको देख लीजिएगा कि क्या रीज़न है क्यों नहीं ये चेंज कर रहे, लेकिन मेनली हमारा काम ये होता है कि हम टाइप टेक्स्ट पासवर्ड रेडियो टाइप चेक बॉक्स इन्हीं की बेस के ऊपर इसको सिलेक्ट करके किसी भी चीज़ को चेंज करवा सकते हैं। सो हियर इज द स्लाइड। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, टाइप टेक्स्ट जितने भी आ रहे होंगे उन सबको सिलेक्ट करके